क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमने थ्योरी पार्ट ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। थ्योरी में हमने सारे डेरिवेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो तुम वो सारे वीडियोस एक बार देख लेना। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है देन यू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में थ्योरी क्वेश्चंस भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है। सो हम सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विल स्टार्ट। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले यू शुड बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड वीडियो देखते समय तुमको साइमल्टेनियसली लिखना भी है। ऐसा नहीं है कि तुम पूरा वीडियो देखोगे उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तुमको वीडियो देखते भी जाना है एंड साइमल्टेनियसली हर एक क्वेश्चन को अपने बुक में लिखते भी जाना है। उससे तुम्हारे पास नोट्स भी रेडी हो जाएंगे एंड तुम्हारा टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, सो बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड उसके साथ तुम्हारा टेक्स्ट बुक अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उसका जो PDF है वो तुम अपने पास रखो ताकि तुम क्वेश्चन नंबर देखते जाओगे। बिकॉज मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखने वाली नहीं हूँ। आई जस्ट इंडिकेट द क्वेश्चन नंबर। तुम वो क्वेश्चन नंबर को अपने टेक्स्ट बुक से या फिर अपने PDF में से रीड करो एंड देन इसको देखो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन से। एक्सरसाइज क्वेश्चन में फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में MCQ क्वेश्चन दिए हैं। ओके, ना MCQ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वन में पूछा गया है द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट इस ऑल जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन से वाले ऑप्शन में या रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। तुमको ये पूछा गया। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको मैंने चार्ट दिया था लास्ट लेक्चर में। लास्ट वीडियो लेक्चर में तुम्हारे पास एक चार्ट था। उस चार्ट में हमने इंडिकेट किया था कि डेल्टा H एंड डेल्टा S के साइन से कैसे हम बता सकते हैं कौन सा वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सा वाली नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तुमको वो चार्ट देखना है एंड उस चार्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को तुमको आंसर करना है। ओके, नाउ ऑप्शन गिवन टू यू इज फर्स्ट वन डेल्टा H लेस देन 0 एंड डेल्टा S ग्रेटर देन 0। सेकेंड ऑप्शन इज डेल्टा H ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा S लेस देन 0। ओके, तुम क्विकली उस चार्ट को एक बार देख लो। तुमने नोट्स लिखे होंगे या नोट्स बनाए होंगे तो वो चार्ट को देखो एंड देखो कौन सा वाला ऑप्शन उसको मैच करता है। रिमेंबर वी हैव टू फाइंड विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। ऐसे वाले केसेस भी थे जहाँ पे स्पॉन्टेनिटी सिर्फ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पॉसिबल है, आइदर एट लो टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर। बट इन दिस क्वेश्चन वी वांट टू फाइंड आउट स्पॉन्टेनिटी एट ऑल टेम्परेचर्स। ओके, फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास ये था डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। हमने इसके बेसिस पे हमने वो चार्ट ड्रॉ किया था। अभी वाले कंडीशन में देखो कौन से वाले स्पॉन्टेनिटी मीन्स डेल्टा G का साइन होगा नेगेटिव। तुमको ये चेक करना है कौन से वाले केस में डेल्टा G का साइन नेगेटिव होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तुम स्पॉन्टेनिटी बता सकते हो ना। ऑप्शन नंबर A चार्ट देख लो, चार्ट में फटाफट आंसर मिल जाएगा। डेल्टा H इज़ नेगेटिव, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव फर्स्ट वाले केस में। डेल्टा H इज़ नेगेटिव माइनस T इंटू डेल्टा S इज पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव विल गिव यू आंसर नेगेटिव, चाहे कोई भी टेम्परेचर। नेगेटिव नेगेटिव विल गिव यू आंसर नेगेटिव। तो इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में डेल्टा G नेगेटिव आ रही है। डेल्टा G नेगेटिव आ रही है मीन्स योर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तुमको फर्स्ट ऑप्शन में आंसर मिल चुका है, हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो फर्स्ट वाले केस में यू गॉट डेल्टा G इज नेगेटिव, दैट्स वाई योर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। एंड यहाँ पे टेम्परेचर का क्राइटेरिया नहीं है, चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर, दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। दैट्स वाई ओवरऑल आंसर ऑफ डेल्टा G विल बी नेगेटिव। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन A। ओके, सो राइट इट डाउन इन योर बुक प्रॉपरली। ऐसे इंडिकेट करो, ये स्टेप्स तुमको लिखने हैं, बताना है कि ऐसे नेगेटिव है। ये क्यों लिखना है? बिकॉज तुम जब रिवाइज करोगे तुमको याद रहना चाहिए हमने कैसे सॉल्व किया था। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मैं जो भी तुमको लिखने को बोल रही हूँ तुमको लिखते जाना है साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं वीडियो खत्म होने के बाद लिखोगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन को पहले रीड करना है PDF से ना। क्वेश्चन इज अ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। सो हम गिवन क्वांटिटीज लिखते जाएंगे। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज 2.5 बार। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम V1 is 2.5 liter to a final volume of 4.5 liter. Okay, the change in internal energy, you have to find out what is the value of delta U. Okay, so your question is you have to find out what is the value of delta U in this case. Now तुमको
एंड वन मोर थिंग यहाँ पे तुमको जो याद रखना है, योर गैस इज इनक्लोज इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर. इसको मार्क कर लो ये पॉइंट को. ठीक है, ये क्या स्पेसिफाई करता है? अगर तुम्हारी गैस एक वेल इंसुलेटेड कंटेनर में है, इट मीन्स उसका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है सराउंडिंग के साथ. सो इट विल नाइदर एक्सचेंज हीट नॉर मैटर विद द सराउंडिंग. इट मीन्स यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं है. हीट एक्सचेंज नहीं है, इट मीन्स Q इज इक्वल टू 0. So when we talk about well insulated container, for well insulated container there is no heat exchange, that's why Q is equal to 0. Now if you remember the first law of thermodynamics, important law, delta U is Q plus W. So अगर Q 0 हो गया, I'll get delta U is equal to W. Okay? Question में पूछा गया, you have to find out delta U. Delta U is equal to work. So indirectly we have to find out what is the value of work. ओके तो यहाँ पे डेल्टा यू पूछा गया है, पर डेल्टा यू का वैल्यू वर्क से इक्वल है, तो तुमको यहाँ पे वर्क निकालना होगा ना. यहाँ पे और कुछ स्पेसिफाई नहीं दिया गया है कि प्रोसेस कैसी है, इज इट रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल. तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे कि वो इरिवर्सिबल है. ठीक है, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल इन नेचर. अगर तुम्हारी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो वर्क का फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं, दैट इज वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इज वॉट, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. दिस इज द फॉर्मूला विच यू विल बी यूजिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है एंड यू हैव टू सॉल्व. वन मोर थिंग, सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन में जो वर्क का यूनिट दिया है वो जूल में दिया है. तुमको वॉल्यूम दी गई है लीटर में एंड प्रेशर दिया गया है बार में. जूल इज अ एसआई यूनिट. उसके लिए तो वर्क में जो भी तुम सब्स्टिट्यूट करोगे क्वांटिटीज़, वो भी एसआई यूनिट में होनी चाहिए. सो बिफोर सॉल्विंग तुम्हारा काम होगा ये सारी यूनिट्स को तुमको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है. एक बार कन्वर्जन के बाद देन यू विल सब्स्टिट्यूट, बिकॉज ऑप्शन में जो गिवन है इट इज गिवन इन एसआई यूनिट, वर्क इज गिवन इन एसआई यूनिट. ओके, सो विल कन्वर्ट. सो 1 bar is approximately equal to 1 atm. Approximately equal to 1 atm. Okay, so 2.5 bar is equal to 2.5 atm. Okay, मैं ये पार्ट यहाँ पे रब करी हूँ, तुम ही लिख के रखो पहले. वेल इंसुलेटेड कंटेनर मीन्स Q इक्वल टू 0. देन राइट डाउन दिस लॉ एंड सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू 0. तुमको रिलेशन मिलना चाहिए. ओके, तो ये लिख के रखो, मैं रब कर रही हूँ अभी के लिए. So I'll convert. So 1 bar is approximately equal to 1 atm. So 2.5 bar will be 2.5 atm. That is 2.5. 1 atm का कन्वर्जन. So यहाँ पे लिख के रखती हूँ मैं कन्वर्जन फैक्टर्स. तुमको ये लिख के रखना है अपने बुक्स में, बार बार मैं इंडिकेट नहीं करूँगी. So 1 bar is approximately equal to 1 atm and 1 atm is equal to 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Newton per meter square is nothing but Pascal. Okay, so Pascal is a SI unit. तो तुमको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा. सो 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 रेज टू 5. ये तुम्हारा कन्वर्जन हो गया पास्कल में, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. नेक्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट लीटर टू एसआई यूनिट. लीटर स्टैंड्स फॉर, लीटर इज नथिंग बट डीएम क्यूब. नाउ एसआई यूनिट फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब. तो तुम्हारा काम क्या है, डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. Now is the relationship 1 dm is 10 raised to minus 1 meter. Therefore 1 dm cube will be 10 raised to minus 3 meter cube. This is the conversion factor. Dm cube is nothing but liter. So 2.5 liter will be 2.5 into 10 raised to minus 3 meter cube. Similarly 4.5 liter will be 4.5 into 10 raised to minus 3 meter cube. Okay? क्योंकि हमने कन्वर्जन, उसका रीज़न है बिकॉज ऑप्शंस में एनर्जी का, वर्क का यूनिट, डेल्टा यू का यूनिट जूल्स में दिया है एंड जूल इज अ एसआई यूनिट. सो वी नीड टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी कंपोनेंट इनटू एसआई यूनिट्स. ओके, तो इसलिए हमने कन्वर्जन किया. अगर तुम्हारा ऑप्शन, इन केस अगर तुम्हारा आंसर लीटर एटमॉस्फेयर में दिया होता, बिकॉज अभी देखो 2.5 बार इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.5 atm एंड वॉल्यूम लीटर्स में दिया हुआ है. तो तुमको जो आंसर मिलेगा, इफ़ यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट विदाउट कन्वर्जन, यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ लीटर एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये भी एक यूनिट है वर्क का या फिर बोलो एनर्जी का. ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का एक यूनिट कौन सा होता है, लीटर एटमॉस्फेयर, बट इट इज़ नॉट एन एसआई यूनिट. ये भी एक यूनिट है. अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा लीटर एटमॉस्फेयर में, बट ऑप्शंस में दिया है जूल में, इसलिए हमने कन्वर्ट किया. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लीटर एटमॉस्फेयर में निकालने को भी आ सकते हैं. सो अभी हमने कन्वर्ट कर लिया है. अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. फॉर्मूला में माइनस साइन है, वो भूलना नहीं है. माइनस पी एक्सटर्नल इज 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 रेज टू 5. ओके, इन ब्रैकेट
फाइनल वॉल्यूम इज 4.5 इंटू 10⁻³ माइनस, ओके, 2.5 इंटू 10⁻³ सॉल्व दिस। 10⁻³ 10⁻³ कॉमन में है तो हम उसको ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे। जब हम उसको ब्रैकेट के बाहर लेके आएंगे, ठीक है, ये -3 और ये 5 इट विल बिकम +2, ठीक है। पहले हमने कॉमन में निकाला है, आई विल शो यू। सो -2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵, 10⁻³ हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा 4.5 माइनस 2.5, ओके। नाउ माइनस कर देते हैं 4.5 माइनस 2.5। मैंने यहाँ पे अभी तक मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, एंड में करेंगे। 5 माइनस 3 इज 10⁻², ओके। 4.5 माइनस 2.5 इज 2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू -2.5 इंटू 2 इज -5 इंटू 1.013, ओके, इंटू 10⁻²। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.065 इंटू 10⁻² माइनस, दैट इज इक्वल टू -506.5 जूल। तो ये तुमको आंसर मिल गया वर्क के लिए। एंड वी नो डेल्टा यू, अभी हमने निकाला था रिलेशनशिप, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क इन दिस केस, बिकॉज ये वेल इंसुलेटेड कंटेनर है। देयरफॉर क्वेश्चन में डेल्टा यू पूछा गया, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू -506.5 जूल। दिस इज योर आंसर, ओके। सो विल सी द ऑप्शंस। नाउ आंसर में देखना 500 के क्लोज वैल्यू दी गई है, ओके। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे एक तो दिया है -500 जूल और एक दिया है +500 जूल। सो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आया है, सो करेक्ट आंसर विल बी -500 जूल। सो हमने अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाला है, ओके। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, साइन के साथ, ओके। नेगेटिव वर्क क्या इंडिकेट करता है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इतना पार्ट तुम लिख के रखो, कॉपी इट डाउन, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करना, ओके। सो पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन एंड देन प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमने ऑलरेडी किया हुआ है लास्ट वीडियो में, तो वो वापस हम नहीं करेंगे। फोर्थ वन डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ये मैंने लिखवाया भी था जब हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस किया था। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू 0, लाइक H2, O2, N2, ये सब एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट प्रेजेंट है, सो उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। सो योर आंसर इज बी। सो फोर्थ का आंसर तुमको मिलेगा बी, ओके। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट के ऊपर, थ्योरी क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हम फिफ्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तुमको मैंने क्राइटेरिया एक बताया था कि जब भी तुम मॉलिक्यूल्स या एटम्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी चीज़ को दूर करते हो तो हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ओके। एंड जब कोई भी मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एलिमेंट जब पास आते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, ओके। सो व्हेन वी नीड टू ब्रेक देम, कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करना है या किसी चीज़ को दूर लेके जाना है तो एनर्जी इन होगी। एनर्जी इन मीन्स इट इज़ एंडोथर्मिक। एंड जब कोई भी चीज़ पास आती है तो एनर्जी रिलीज होती है, मीन्स इट विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस के साथ। नाउ फर्स्ट ऑप्शन गिवन टू यू इज H2 गैस गिव्स यू 2H गैस। एटमाइजेशन है ये, ओके। तो एटमाइजेशन मीन्स व्हाट, ये मॉलिक्यूल 2 H एटम लिंक थे, अभी इनका बॉन्ड ब्रेक हो गया, इन दोनों दूर दूर हो गए। तो जब तुमको उसको दूर करना होगा तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सो मतलब ये वाली रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक, ओके। सो ऑप्शन ए एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन बी, कार्बन सॉलिड कन्वर्ट्स टू कार्बन गैस। यहाँ पे फेज ट्रांजिशन है, सॉलिड टू गैस। सॉलिड को जब गैस में कन्वर्ट करते हो तुमको हीट सप्लाई करनी होती है, बिकॉज सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं एंड गैस में मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं। तो तुमको मॉलिक्यूल्स को दूर करना है, सो अगेन इट विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। तो बी भी एंडोथर्मिक है। सी, 2 क्लोरीन गैस गिव्स यू Cl2 गैस। अभी यहाँ पे देखना
2 क्लोरीन गैस फ्रीली मूव कर रहे थे, ओके, इंडिविजुअली 2 एटम्स थे, अब वो 2 एटम्स क्लोज आ रहे हैं एंड बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ओके तो यहाँ पे एटम्स क्लोज आए, जब एटम्स क्लोज आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी हम देख सकते हैं, ऑप्शन डी में H2O सॉलिड कन्वर्ट्स टू H2O लिक्विड, अगेन देयर इज अ फेज ट्रांजिशन, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन में हमेशा हीट सप्लाई करनी होती है, सो अगेन इट विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर, दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये लिख लो, ये रूल लिख लो, जब 2 चीज़ें क्लोज आएंगी, when 2 atoms or species come closer, energy is released, and when 2 atoms or species move away from each other, in that case energy needs to be supplied, means it is endothermic। तो ये पॉइंट लिख लो, इससे हम सब सारे टाइप के एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक पहचान सकते हैं। सो 5th का आंसर हमको मिल गया है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को हमको सॉल्व करना है अभी। 6 में दिया है 6.24 ग्राम ऑफ इथेनॉल। क्वेश्चन पहले रीड कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देखो, ओके। सो 6.24 ग्राम ऑफ इथेनॉल आर वेपराइज्ड बाय सप्लाइंग 5.89 किलो जूल ऑफ हीट। इतना हीट तुमने सप्लाई की है, 5.89 किलो जूल ऑफ हीट। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल, ओके, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का स्ट्रक्चर याद होगा, इथेनॉल इज C2H5OH, ये इथेनॉल, ओके। उसमें बोला गया है कि 6.24 ग्राम इथेनॉल को वेपराइज करने के लिए आई नीड टू सप्लाई 5.89 किलो जूल ऑफ हीट। सो इथेनॉल पहले हम निकाल लेते हैं कि इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ठीक है। तो C2O5 मीन्स 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। सबके हम एटॉमिक मासेस पुट करेंगे, 12, 1 एंड 16। सो 46 ग्राम। सो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट है 46 ग्राम। अगर तुमको डेफिनेशन याद है, तुमको पहले डेफिनेशन प्रॉपर्ली बाय हार्ट करनी है, डेफिनेशन में काफ़ी सारे सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जब हमने डिफाइन किया था तो वहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया था फॉर 1 मोल, ओके। जितने भी हमने डेफिनेशंस देखे हैं एंथैल्पी रिलेटेड, वहाँ पे जो भी हम कॉन्सेप्ट या जो भी हम टर्म डिफाइन करते हैं, इट इज़ ऑल विथ रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, ओके। तो जब हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं इथेनॉल के लिए, सो इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ इथेनॉल। सो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन विल बी हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ इथेनॉल, ठीक है। हमको 1 मोल के लिए निकालना है, पर उन्होंने जो वैल्यू दिया है हीट का, इट इज़ गिवन ओनली फॉर 6.24 ग्राम। तुम्हारा काम क्या है, अगर 6.24 ग्राम के लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड है वेपराइजेशन के लिए, तो 1 मोल के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, जितनी एनर्जी 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड होगी वही तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा, ओके। सो यहाँ पे हम लिखते हैं, अभी तुमको लिखना है अपने बुक्स में, 6.24 ग्राम ऑफ इथेनॉल रिक्वायर्स 5.89 किलो जूल ऑफ हीट, ओके। देयरफॉर 1 मोल का मतलब 46 ग्राम। 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल विल रिक्वायर हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट, ओके। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सो 5.89 डिवाइड बाय 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 46, ओके। तो तुम्हारा काम क्या, तुमको सिर्फ इसको भी सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है एंड गेट द आंसर। ये किलो जूल में है, सो आंसर विल बी अगेन इन किलो जूल। तो इसको तुम सॉल्व करोगे। नाउ मैं एक अप्रॉक्सीमेशन से आंसर निकाल रही हूँ। नाउ 5.89 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6, ओके, एंड नीचे भी है 6.24। इनको कैंसिल करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर 1 के आसपास आएगा, ओके। अप्रॉक्सीमेटली 1 से कम ही आएगा, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। सो आंसर विल बी लेस देन 1, ओके। सो यहाँ पे 46 है एंड वैल्यू इज लेस देन 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1 लिया। सो योर आंसर विल बी लेस देन 46, बिकॉज ये एक्चुअली 1 नहीं है, इट इज एक्चुअली लेस देन 1, बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज लार्जर। सो योर आंसर विल बी लेस देन 46 बट क्लोज टू 46। तुम प्रॉपरली कैलकुलेट भी कर सकते हो, पर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अप्रॉक्सीमेशन से भी आंसर मिल जाएगा। अगर तुम ऑप्शंस देखोगे, सो ऑप्शन ए देखो कौन सा है, 43.4 किलो जूल। सो इट इज़ लेस देन 46 एंड क्लोज टू 46, ओके। तुम प्रॉपरली सॉल्व भी कर सकते हो, विल गेट द आंसर एज 43.4। तो 6th का आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है।
Next, read question number 7 now. Now question number 7 में standard enthalpy of formation of methanol is given to you. It is given to be minus 238.9 kilojoule. Okay. Then enthalpy change of the surrounding will be. You have been asked about what is the enthalpy change of the surrounding. Sorry, enthalpy change, no, it is entropy change. Okay, you have been asked about entropy change of the surrounding. ना ऐसा वाला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, लास्ट वीडियो में जब हमने एंट्रोपी सीखी थी वहाँ पे ये टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है. मैंने तुमको स्टार मार्क भी करवाया था कि ये वाला क्वेश्चन तुमको एक्सरसाइज में भी है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है. तुमको निकालना है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. ओके, डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है, जो भी मैं लिख रही हूँ बोर्ड में तुमको साइमल्टेनियसली लिखते जाना है. डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज हीट एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग, जो हमने लिखा था क्यू एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला. डेल्टा एस इज व्हाट, क्यू एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. सो हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग. अभी यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम देखो, ये किसके लिए है, ये सिस्टम के लिए है. बिकॉज हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल की बात करते हैं, एंड मिथेनॉल यहाँ पे हमारा सिस्टम है. तो सिस्टम का जो एंथैल्पी दैट इज गिवन टू बी माइनस 238.9 किलोजूल. जो नेगेटिव है, इट मीन्स सिस्टम हीट बाहर देगा मीन्स सराउंडिंग को देगा. तो जो हीट सिस्टम देगा सराउंडिंग वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी. सो अगर डेल्टा एच ऑफ सिस्टम इज माइनस 238, इफ डेल्टा एच ऑफ सिस्टम is minus 238.9 kilojoule, then delta H for surrounding, that is nothing but heat of the surrounding. Okay, heat absorbed by the surrounding in a reversible manner, that will be equal to plus 238.9 kilojoule, because जो ये रिलीज करेगा वो सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगी. एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी दिया है, ये जो वैल्यू वो कौन सी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, 298 केल्विन. ओके, याद रखना है. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे Q फॉर सराउंडिंग प्लस पॉजिटिव है साइन के साथ 238.9 किलो जूल, इज 10⁻³ जूल. मैंने कन्वर्ट किया किलो जूल को जूल में, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज 298 केल्विन. ओके, तुमको सिर्फ अब इसको सॉल्व करना है एंड गेट द आंसर. सो 238.900 डिवाइडेड बाय 298. नाउ लुक एट द ऑप्शन. तुमको डायरेक्टली बिना सॉल्व किए भी आंसर मिल सकता है. अब तुम्हारा आंसर पॉजिटिव है, इतना तो क्लियर है. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज उसमें नेगेटिव वैल्यू दी गई है. नाउ यू आर लेफ्ट विथ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. तुम्हारा आंसर देखो, इट विल बी अराउंड 800 के आसपास ही होगा, तुम देख सकते हो. तुमको जो सी ऑप्शन दिया वो 0 पॉइंट समथिंग दिया है, जूल में दिया है वैल्यू. ओके, लेकिन तुम्हारा आंसर काफ़ी बड़ा है. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 801.7. मैंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ मैंने ऑप्शंस को देख के इसको आंसर बता दिया है. ये तो हमेशा ऑप्शंस पे ध्यान दो कि ऑप्शन कैसे दिए हैं, बिना सॉल्विंग के भी आंसर को मिल जाएगा. सो इफ यू सॉल्व दिस, सारे ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन जो बचा था दैट इज़ बी ऑप्शन. ओके, एंड सी ऑप्शन. बी एंड सी में से सी काफ़ी छोटा है तो वो तो हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचेगा दैट इज़ बी. तो हमारा बी करेक्ट ऑप्शन है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी. नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 स्टैटिक पार्ट से पूछा गया है, इसका आंसर तुम आराम से कर सकते हो. ना पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस. ओके, नॉट स्टेट फंक्शंस मीन्स व्हाट, दे विल बी पाथ फंक्शंस. यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट इन क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट स्टेट फंक्शंस. नॉट स्टेट फंक्शन इट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाथ फंक्शन. तुमको बताया गया सिलेबस में सिर्फ 2 पाथ फंक्शन है, दैट इज वर्क एंड हीट. तो ये 2 पाथ फंक्शन है, तुमको वही देखने हैं. तो तुम्हारे ऑप्शन में वर्क एंड हीट 2 and 3, 2 पे दिया है Q एंड 3 पे दिया है W. तो Q एंड W बोथ आर पाथ फंक्शन मीन्स दे आर नॉट स्टेट फंक्शन. तो ऑप्शन जिसमें 2 and 3 दिया है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन.
सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, तो 8th का आंसर है बी। नेक्स्ट 9th, फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 bar delta H and delta S are given, at what temperature delta G will be 0? अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। ओके, एक और बात तुम याद रखना, ये तुमको आगे भी शायद यूज़ हो सकती है, कि जितने भी फेज ट्रांजिशंस होते हैं, फेज ट्रांजिशंस आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। जब भी हम ऐसे लिखते हैं सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, तो ऐसे इंडिकेट करते हैं, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है, वापस लिक्विड टू सॉलिड भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जितने भी फेज ट्रांजिशंस होते हैं दे आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट याद रखो। ओके, कभी कभी स्पेसिफाई किया जाता है, कभी कभी नहीं स्पेसिफाई किया जाता है, तो याद रखना कि फेज ट्रांजिशन दिया होगा मतलब कि वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन ही है। सो इस 9th क्वेश्चन में तुमको डेल्टा एच का वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस का वैल्यू दिया गया है एंड बोला है कि डेल्टा जी 0 है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर टी। तो रिलेशनशिप सबको याद होगा डेल्टा जी का, तुमको वो यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो डेल्टा एच इज़ 40.63 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा इज़ 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल। वन मोर थिंग बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग, यहाँ पे देखो यूनिट सेम नहीं है, डेल्टा एच किलो जूल में दिया है एंड डेल्टा एस जूल में दिया है। तो अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको पुट नहीं कर सकते। तो तुम स्टार्ट करने के पहले तुम्हारा काम क्या होगा, यूनिट को सेम करो, आइदर यू मेक जूल टू किलो जूल और यू कन्वर्ट किलो जूल टू जूल। सो बेटर आई विल कन्वर्ट किलो जूल टू जूल। सो 40.63 इंटू 10⁻³ ना यूनिट विल बी जूल पर मोल। ओके, ये ऑलरेडी जूल में ही है। ओके, तुमको निकालना है टेम्परेचर टी। नाउ रिलेशनशिप डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी को मैंने 0 पुट कर दिया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी फॉर टी, मुझे टी निकालना है, सो टी विल बी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इसको यहाँ पे पहले शिफ्ट करेंगे, फिर डेल्टा एस को नीचे भेजेंगे। सो टेम्परेचर इज डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। तो पुट करेंगे डेल्टा एच इज़ 40.63 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 108.8। ओके, दैट इज 40630 डिवाइडेड बाय 108.8। ना सीधी ऑप्शन, इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट दी आंसर। टेम्परेचर का जो आंसर मिलेगा तुमको वो केल्विन में ही मिलेगा। ओके, बिकॉज हम यहाँ पे हम ऐसा यूनिट पुट करते हैं, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, सो आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ केल्विन। नाउ सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर फॉर टेम्परेचर। तो सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर मिलेगा क्लोज टू 373 केल्विन। ओके, सॉल्व करो। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, तो 9th का आंसर ऑप्शन सी। आंसर दिया है 373.4 केल्विन। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पहले रीड कर लो। 10th क्वेश्चन बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर है। बॉन्ड एंथैल्पी का एक ही कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड एंथैल्पी के थ्रू हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ओके, एंड फॉर्मूला याद रखना है, बॉन्ड एंथैल्पी के अकॉर्डिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का टेक्निक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज फर्स्ट ऑफ रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट आएगा, माइनस summation of bond enthalpies of product. Okay, this is the formula for enthalpy of reaction in terms of bond enthalpies. Now question में HH का bond enthalpy given है, ClCl का bond enthalpy given है, and HCl का bond enthalpy given है. Okay, you have to find out enthalpy of reaction, that is enthalpy of formation. ठीक है, enthalpy of reaction ही है। ये तुम अभी यहाँ पे जब हम enthalpy of reaction निकालते हैं तो पहले हमारे पास उसका इक्वेशन होता है। यहाँ पे तुमको कोई भी इक्वेशन दिया नहीं गया है, तुमको यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना होगा। कैसे फॉर्म करोगे, उन्होंने मेंशन किया है हमको जो निकालना है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इंपॉर्टेंट है, याद रखो। कभी कभी रिएक्शंस इंडिकेटेड नहीं होती है। अगर यहाँ पे रिएक्शन दिया होगा डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, फिर फॉर्मूला में पुट करते हैं एंड सॉल्व कर लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे तुमको बताया नहीं गया कि रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन दी नहीं गई है, तुमको यहाँ पर रिएक्शन फॉर्म करनी है। अब फॉर्म कैसे करेंगे, रिएक्शन है फॉर्मेशन की। ओके, फॉर्म कौन हो रहा है, HCl। तुमको मैंने फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्म हो रहा है HCl, तो HCl आएगा राइट साइड में। ओके, जो भी फॉर्म होता है उसका अमाउंट होगा 1 मोल, याद रखना। इसके अमाउंट को तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जो भी फॉर्म कर रहे हो उसका अमाउंट हमेशा रहेगा 1 मोल।
तो इसकी स्टोइकियोमेट्री में हमेशा 1 रहेगा, इसको तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे ना। जो भी कंपाउंड है, जो भी तुम फॉर्म कर रहे हो, जो भी कंपाउंड तुम फॉर्म कर रहे हो, जो भी स्पीशीज़ फॉर्म कर रहे हो, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन नेचुरल स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट एज H2, क्लोरीन एग्जिस्ट एज Cl2 इन स्टैंडर्ड स्टेट। ओके, सो H2 प्लस Cl2 विल गिव यू HCl। तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस दे, तुमको बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन बैलेंसिंग के टाइम पे तुम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो इसके स्टोइकियोमेट्री को हम चेंज कर सकते हैं ना। हियर आई रिक्वायर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, सो मल्टीप्लाइड बाय हाफ। यहाँ पे भी 1 क्लोरीन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हाफ। ओके, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिएक्शन जिसका तुमको एंथैल्पी निकालना है। ओके, तो पहला काम होगा, पहले हमको रिएक्शन बनानी है, उसके बाद हमको सॉल्विंग स्टार्ट करनी है। तो क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी इज गिवन है, ठीक है। फॉर HCl बॉन्ड HH बॉन्ड एंथैल्पी इज गिवन टू बी 434। देन इसके लिए दिया है 242, इसके लिए दिया है 431। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है, हम जो निकालेंगे वो भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी, है ना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या क्या रिक्वायर्ड है? बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स है एंड ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में यहाँ पे होगा HH बॉन्ड, 1 HH बॉन्ड, यहाँ पे होगा 1 ClCl बॉन्ड, यहाँ पे होगा HCl बॉन्ड। ओके, बट यहाँ पे इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, सो हाफ ClCl बॉन्ड, हाफ HH बॉन्ड प्लस 1 HCl बॉन्ड। तुमको टाइप ऑफ बॉन्ड मिल गया, उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो भी मिल गया। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। ओके, देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ योर रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। वो जो वैल्यूज हम पुट करे वो है स्टैंडर्ड रिएक्शन, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन आएगा? H2 एंड Cl2 का वाला पार्ट। तो समेशन लेते हैं हाफ, अमाउंट इज हाफ। एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH इज 434। ओके, प्लस एक और रिएक्टेंट है, अमाउंट इज हाफ, क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी है 242। ओके, ये हो गया रिएक्टेंट्स के बारे में। देन माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आता है सिर्फ एक HCl, अमाउंट इज ओनली 1, सो 1 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl इज 431। हो गया। अब तुमको सिर्फ सॉल्व करना है ना, आंसर निकालना है। ओके, सो विल गेट द आंसर एज -93 किलोजूल। ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमने सारे MCQs अभी सॉल्व कर लिए हैं। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक जितना भी करवाया है पहले इसको लिख लो, एक बार रिवाइज भी कर लो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें थ्योरी क्वेश्चंस है काफ़ी। नाउ फर्स्ट इज कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, नो वर्क इज इन्वॉल्व इन एन एक्सपांशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। जब वैक्यूम में गैस एक्सपांड होती है तो वर्क डन 0 होता है। तुमको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है। ओके, वैक्यूम मीन्स व्हाट? प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इन वैक्यूम विल बी इक्वल टू 0। ओके, तुमको बताना है कि वर्क 0 होना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। चाहे कितना भी वॉल्यूम चेंज हुआ हो, लेकिन P एक्सटर्नल कितना होगा वैक्यूम में? 0। सो योर वर्क डन विल बी 0। तुमको ऐसे इंडिकेट करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द एक्सटर्नल प्रेशर इन वैक्यूम इज 0, देन यू टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क का फॉर्मूला लिखो, उसे वैल्यू पुट करो एंड यहाँ पे बताओ कि वर्क डन कितना आएगा? 0। देयरफॉर चाहे एक्सपांशन हो चाहे कॉम्प्रेशन हो, वर्क डन इन वैक्यूम विल बी ऑलवेज 0। दिस इज द कॉमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये ऑलरेडी मैंने नोट्स में दिया है, वीडियो लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया। तुमको सिर्फ स्टेटमेंट बताना है और कुछ नहीं लिखना है, ओनली स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखवाए थे मैंने, 2-3 स्टेटमेंट्स लिखवाए थे, कोई भी स्टेटमेंट तुमको यहाँ पे लिखना है। एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। ओके, ऐसे तुम, या फिर द एनर्जी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। तो इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही आंसर करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिंपली यू हैव टू डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जो भी मैंने नोट्स में दिया या फिर तुमको वीडियो में एक्सप्लेन किया। तुमको स्टेटमेंट लिखना है और कुछ भी नहीं बताना है। ओके, नेक्स्ट
व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, ये भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है और तुमको वीडियो लेक्चर के टाइम में भी एक्सप्लेन किया है। स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स व्हाट, जब सब्सटेंस का टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, 298 केल्विन पे और 1 एटमॉस्फेयर में जो भी सब्सटेंस का स्टेट होगा दैट स्टेट इज नोन एज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो ये नोट्स में दिया गया डेफिनेशन, तुमको वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज state whether, fifth one, state whether delta S is positive, negative or 0 for the reaction. Reaction given to you is 2H gas gives you H2 gas. ये reaction है, तुमको बताना है कि डेल्टा एस पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि ज़ीरो है एंड एक्सप्लेन भी करना है, ये क्वेश्चन है। नाउ डेल्टा एस मीन्स इट इज़ एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इज फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। इस वाले केस में दोनों का फेस गैस है, पर यहाँ पे गैस के 2 मोल्स है एंड यहाँ पे गैस का सिर्फ 1 मोल है। 2 मोल्स मतलब ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स मीन्स मोर रैंडमनेस। सो मोर गैस मॉलिक्यूल्स 2 मोल्स मीन्स इट विल हैव मोर रैंडमनेस, ठीक है, कंपेयर टू 1 मोल। इसके कंपैरिजन में इसके पास ज़्यादा रैंडमनेस होगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 2 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो रही तो रैंडमनेस कम हो जाएगी। ओके, अगर रैंडमनेस कम हो जाएगी सो डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। वाई? बिकॉज इनिशियल का जो एंट्रोपी है इट इज़ ग्रेटर देन फाइनल एंट्रोपी, बिकॉज इट हैज़ 2 मोल्स, सो मोर रैंडमनेस मीन्स मोर एंट्रोपी कंपेयर टू फाइनल स्टेट विच इज़ द प्रोडक्ट स्टेट। प्रोडक्ट स्टेट में सिर्फ 1 मोल है तो रैंडमनेस यहाँ पे कम है। सो अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो हाउ यू नीड टू एक्सप्लेन द आंसर, पहले रिएक्शन लिखो, यहाँ पे नीचे इंडिकेट करो 2 मोल्स है, यहाँ पे इंडिकेट करो 1 मोल है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन, राइट इट डाउन। कैसे एक्सप्लेन करोगे, इन रिएक्टेंट्स there are 2 moles of gas, in product there is 1 mole of gas. 2 mole of gas have more randomness compared to 1 mole of gas. ये explanation है, 2 moles of gas will have more randomness compared to 1 mole of gas. It means entropy of reactant is greater than entropy of product. Okay, ये entropy of reactant लिखते जाओ, entropy of reactant is greater than entropy of product, therefore delta S is negative. ओके, समझ में कैसे लिखना है, जो मैंने पॉइंट्स तुमको बोला अभी वो तुमको लिखना है एग्जाम में एज एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ इज स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। ये भी तुमको नोट्स में दिया गया है एंड हमने वीडियो लेक्चर में भी हमने किया था। तुमको सिर्फ स्टेटमेंट बताना है और कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट 7th वन, इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा एच, हाउ विल यू कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। अभी हमने इस रिलेटेड एक MCQ किया है, एक MCQ सॉल्व किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, MCQ क्वेश्चन नंबर 7 जो भी हमने सॉल्व किया है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व किया है। ओके, तो यहाँ पे तुमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम, तो ऐसा लिखना है तुमको, एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच, देयरफॉर एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग दैट इज डेल्टा एच सराउंडिंग कितना होगा, अगर ये डेल्टा एच तो ये होगा माइनस डेल्टा एच, बिकॉज जितना भी एंथैल्पी चेंज सिस्टम का होता है मैग्नीट्यूड वाइज एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग भी उतना ही होता है मैग्नीट्यूड वाइज, पर अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ओके, सो साइन विल बी डिफरेंट। तुमको यहाँ पे मिल गया एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग। नाउ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग is equal to heat absorbed in reversible manner. Heat absorbed in reversible manner is nothing but delta H surrounding, वही है, ठीक है। जो Q surrounding हम लिखते हैं वो एक्चुअली में क्या है, यही है, डेल्टा H surrounding डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। नाउ डेल्टा H ऑफ सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा H डिवाइडेड बाय T। तो ये फॉर्मूला हो गया फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ डेल्टा H एंड टेम्परेचर। तो तुमको ये लिखना है। सो हाउ टू राइट, फर्स्ट राइट ऑन दिस पार्ट, then write down enthalpy change of the surrounding इतना होगा, then write down the formula, put the value and this is the way to solve। okay, 7th हो गया। then 8th is comment on the spontaneity of reaction for which delta H is positive and delta S is negative। okay, ये वाला जो क्वेश्चन है
ये हमने जो चार्ट किया था इस प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, उस चार्ट के अकॉर्डिंग तुमको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है डेल्टा एच पॉजिटिव है। अगर तुमने वो बाय हार्ट कर लिया चार्ट तो इजीली फटाफट आंसर कर दोगे, अदरवाइज हम पुट करके देखेंगे। एंड डेल्टा एच नेगेटिव है एंड यू हैव टू कमेंट ऑन दिस क्वांटिटी वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ इट इज स्पॉन्टेनियस सो इज इट स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तुमको सब यहाँ पे बताना पड़ेगा। ओके, सो हम फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला वो ये है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अब यहाँ पे डेल्टा एच हो चुका है पॉजिटिव एंड डेल्टा एस हो चुकी है नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड किया तो आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सो इस वाले केस में डेल्टा जी इज पॉजिटिव मीन्स डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, इन दैट केस वी से दैट रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सो विल राइट डाउन इन द आंसर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। उनको एक्सप्लेन करने नहीं बोला है, सो नो नीड फॉर द एक्सप्लेनेशन, डायरेक्टली राइट डाउन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और टेम्परेचर यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करता है, चाहे टेम्परेचर लो हो चाहे हाई हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, ये लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू राइट डाउन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। अगर तुमने लिखा नहीं तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 अभी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर लो, अपने बुक्स में लिख लो, नोट्स रेफर करके जितने भी थ्योरी पार्ट क्वेश्चंस थे, एंड देन यू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन, obtain the relationship between delta G naught of a reaction and the equilibrium constant। ये हमने किया हुआ है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थ्योरी में, एंड तुमको नोट्स भी प्रोवाइड किए तो उसमें दिया गया, तो हम वापस नहीं करेंगे। सेकेंड, व्हाट इज एंट्रोपी, गिव इट्स यूनिट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी का डेफिनेशन भी दिया गया है नोट्स में, हमने वीडियो लेक्चर में भी किया था एक्सप्लेन। तुमको डेफिनेशन लिखना है एंट्रोपी का। यूनिट विल बी, यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन। Okay, next, third one, how will you calculate reaction enthalpy from the data on bond enthalpies? How will you calculate enthalpy of reaction from bond enthalpies? So enthalpy of reaction, you have to write down the formula, is equal to summation of bond enthalpies of reactant, complete लिखना, bond enthalpies of reactant minus summation of bond enthalpies of product। मुझे सिर्फ इतना बताना है वहाँ पे। सो इस फॉर्मूला से हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट, इन फोर्थ क्वेश्चन, obtain what is the standard enthalpy of combustion and give an example। सो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी थ्योरी में किया है, नोट्स में भी दिया गया है, तुमको सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड गिव एन एग्जांपल। तुमको टेक्स्ट बुक में भी एग्जांपल दिया गया है, तुम खुद से भी लिख सकते हो, तो एक एग्जांपल तुमको बताना है। बेस्ट से एग्जांपल मीथेन के लिख दो, मीथेन का कंबशन। सो फोर्थ वाले पार्ट में डेफिनेशन लिखना है एंड वन एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल मीथेन का ले लो, CH4। ओके, CH4 + O2 बर्न हो रहा है CH4, तो जो बर्न हो रहा है उसका अमाउंट हमेशा 1 मोल रहेगा, ये चेंज नहीं करना है। ठीक है, कंप्लीट बर्निंग में फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यू ऑलवेज गेट ओनली 2 प्रोडक्ट, दैट इज CO2 एंड H2, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अब तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने में इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो 1 कार्बन 1 कार्बन, फर्स्ट विल बैलेंस ऑल द कंपोनेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। सो कार्बन हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो आई विल मल्टीप्लाई हियर बाय 2। ओके, अब काउंट करते हैं ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन दैट इज 4 ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे है ओनली 1, तो ये हो गया 2। तो ये हो गया रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन का ये रिएक्शन है। ओके, तुमको ऐसे ही एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एंड यू हैव टू इंडिकेट व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो बाजू में तुम उसका वैल्यू एक बाय हार्ट करके रखो, यहाँ पे तुमको स्पेसिफाई भी करना है उनकी स्टेट क्या है। ओके, एंड वैल्यू भी इंडिकेट करना है।
This is one example for standard enthalpy of combustion. Okay. Next, fifth question, what is enthalpy of atomization? Give an example. Again you have to define जो हमने theory में किया हुआ है, तुमको notes में भी दिया गया है definition, textbook में भी definition है, कोई भी यूज़ कर लो, and एक example explain करना है, एक example सिर्फ लिखना है. Okay. Next, sixth में obtain the expression of work done in chemical reaction. अभी देखो यहाँ पे वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन पूछा है, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन. जब केमिकल रिएक्शन की बात आती है तो हम वर्क डन ये वाला ये लिखते हैं माइनस डेल्टा एन आर टी. तुमको ये फॉर्मूला बताना है. ओके तुमको ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना है. कैसे डिराइव करोगे? पहला तुम्हारा स्टेप होगा ये डिराइव करने के लिए फर्स्ट राइट डाउन द एक्सप्रेशन. ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ओके एंड सेकेंड ये तुमने डिराइव किया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी. ओके अब इन दोनों को तुम इक्वेट करते हो, देन वी गेट पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी. ओके बट वर्क का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी, यहाँ पे हमने पी एक्सटर्नल को पी अज्यूम किया. ओके सो वर्क यहाँ पे हमने पुट किया तो वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी. देयरफॉर इसके अकॉर्डिंग वर्क विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी. तुमको ऐसे सॉल्व करना है. तो इस तरह से तुम्हारा ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व. नेक्स्ट, सेवेंथ वन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क. इसका डेरिवेशन हमने थ्योरी में प्रॉपर्ली मैंने नोट्स में लिख के दिया है, तुमको वही मेथड से यहाँ पे उसको डिराइव करना है. ओके नेक्स्ट, एथ वन, व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. डेफिनेशन दिया गया है नोट्स में, वो डेफिनेशन लिखना है. एक्सप्लेन वाई डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अगेन इबन एक्सप्लेन किया है, नोट में लिखा गया है कि व्हेन वी टेक रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी वी गेट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तुमको यहाँ पे लिखना है डेंसिटी इज mass by volume. Then you have to write down mass and volume are extensive properties. Okay, therefore their ratio is intensive property. It means density is intensive property. Okay, तो इस तरह से तुमको आंसर करना है. नेक्स्ट, नाइन्थ वन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 का नाइन्थ वन. नाउ क्वेश्चन में दिया है हाउ मच हीट इज इवॉल्व व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ NO2. रिएक्शन तुमको ऑलरेडी गिवन है, बट तुमको रिएक्ट कितना करवाना है? 12 ग्राम ऑफ CO जब रिएक्ट करेगा तब कितनी हीट रिलीज होगी तुमको वो बतानी है. ओके तो यहाँ पे तुमको जो रिएक्शन दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं. 4 CO गैस plus 2 NO2 gas gives you 4 CO2 gas plus N2 gas. ठीक है, ये रिएक्शन तुमको दी गई है एंड इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज भी दिया गया है, दैट इज गिवन टू बी -1200 किलो जूल. ओके तुमको बताना है कि जब 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट करेगा तो कितना हीट रिलीज होगा. अभी इस रिएक्शन में CO जो इन्वॉल्व है वो कितना है देख लो, 4 मोल्स. इसका मतलब ये जो भी हीट रिलीज हो रही है वो 4 मोल्स ऑफ CO के लिए. सो 4 मोल्स ऑफ CO रिलीजेस 1200 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज. नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है तो इतनी हीट रिलीज होती है. सो फॉर 4 मोल्स ऑफ CO 1200 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज. 4 मोल्स का मतलब 1 मोल का मतलब कितना होता है पहले तुमको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट. सो यहाँ पे हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम्स. तो 28 ग्राम्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट. सो 4 मोल्स का मतलब 4 इंटू 28 ग्राम्स. ओके 4 इंटू 28 ग्राम्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1
112 ग्राम्स. ओके, सो 112 ग्राम्स ऑफ CO में 1200 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज हो रही है. ओके, सो 4 इंटू 28 दैट इज 112 ग्राम ऑफ CO. जब रिएक्ट करेगा इट विल रिलीज 1200 किलो जूल ऑफ हीट. बट तुमको कितना रिएक्ट करवाना है? सिर्फ 12 ग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. देयरफॉर 12 ग्राम ऑफ CO जब रिएक्ट करेगा तब कितना होगा रिलीज, वो तुमको निकालना है. तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे. दैट विल बी 1200 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 12. ओके, अब तुमको इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है एंड गेट द आंसर. तो सॉल्व करो, you'll get the answer as 128.57. इसका यूनिट किलो जूल में था तो ये भी किलो जूल में आएगा. तो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, एंड में लिखना है. ठीक है, when 12 ग्राम ऑफ CO reacts then 128.57 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड.